हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी सेहत को बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री वाइंड अप कर लिया था। आई होप आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से देख लिया होंगे, उसके दोनों लेक्चर्स और क्वेश्चंस वाले लेक्चर भी अटेम्प्ट कर लिया होगा और अपनी बुक के एक्सरसाइजेस वगैरह भी फिल कर ली होंगी। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आप कर चुके हैं, क्योंकि आगे का चैप्टर जो है ना थोड़ा टेक्निकल होने वाला है। आपने इसका कुछ पार्ट या मैं कहूँ कि 50% से ज़्यादा पार्ट अपना 8th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग, उससे आप बिल्कुल भी रूबरू नहीं हैं। आपने बिल्कुल भी उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। फर्स्ट पार्ट आप लोग काफ़ी हद तक जानते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट रहूँगा उस वाले पार्ट में। सेकंड पार्ट में बिल्कुल ही स्लो चलूँगा। आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप उसमें पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसका लेक्चर नंबर 1 है आज। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, किस तरीके से हमारी खोज करी गई, उन सारी डिस्कवरीज़ को देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एटम। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ डाल्टन, कंट्रीब्यूशन ऑफ रदरफोर्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट अदर साइंटिस्ट, गीगर, मासडेन, इन सब के इनके देखेंगे। उसके बाद प्लम कोडिंग मॉडल रदरफोर्ड का, नहीं सॉरी, प्लम कोडिंग मॉडल। उसके बाद आपका जो नील बोर का मॉडल था वो देखेंगे, और उसके बाद आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे इस वाले लेक्चर के अंदर। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ये है आपका क्यूआर कोड, इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इस लेक्चर की और बाकी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाए। किसी भी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेंगी, ये बात की तो श्योरिटी है मेरे पास। ठीक है, और आप ही लॉस में चल रहे हो, मैं लॉस में नहीं चल रहा हूँ इससे। और जो बच्चे पेड पढ़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप लोग भी बहुत कुछ लूज़ कर दोगे अगर आप ये वाले लेक्चर्स नहीं देखोगे तो। चलिए, ये है चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपके पास 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाया करे हर क्लास से पहले। ये है सिलेबस। आज मैं बता देता हूँ हम कितना बार टारगेट लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जितना होगा, जितना आपसे झेला जाएगा, जितना इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा उतना ही करेंगे। अननेसेसरी लेक्चर को एग्जैजरेट नहीं करेंगे, आगे नहीं खींचेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आफ्टर रूल, पहला पार्ट ये वाला है। मैं लेके चल रहा हूँ कि आज मैं ये वाला पूरा पार्ट करा दूंगा, लेकिन जितना पार्ट हमसे हो पाएगा उतना ही करेंगे, ज़्यादा हम खींचातानी नहीं करेंगे इस वाले पार्ट में। फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं। सेकंड पार्ट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद वाला, ये केमिकल बॉन्डिंग वाला है, ये पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अब बात करते हैं हमारी यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स के लिए ना अलग अलग थ्योरीज साइंटिस्ट ने दी हुई हैं। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो एक, मतलब अगर हम अपने हिंदुइज्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो उसमें तो कोई स्पेसिफिक एज नहीं है यूनिवर्स की एज सच जो हम बता सके। बिलियंस ईयर्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो के बताया हुआ है, तो हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम थियोरेटिकल वैसी चीज़ों की बात करें जो हमारे रिकग्नाइज्ड है, उसमें एक थ्योरी आती है जो आपने सबने सुना होगा, जिसका नाम बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इस थ्योरी के बारे में सबने सुन रखा होगा। बिग बैंग थ्योरी जो है यूनिवर्स के ओरिजिन के ऊपर बेस्ड है। किस तरह से हमारा एक सारे प्लैनेट्स कंबाइंड, सारे हमारे जो किस तरह से हमारा एक्सप्लोजन हुआ, किस तरह से नेबुला और ये सब के बारे में थी। देन उसकी तरह से किस तरह से हमारे कॉन्टिनेंट एक ही था, उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, है ना? आज भी आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने को मिलता है। इस तरह से ऐसा लगता है जैसे जिग्सॉ पज़ल है, इस तरह से हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने को मिलता है। इसमें हमारे कॉन्टिनेंट इस तरह से फिट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही थे, लेकिन बाद में अलग हो गए, अलग-अलग जो है मूवमेंट्स की वज़ह से। और ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हज़ार सालों में एक नया कॉन्टिनेंट जो कि आपका 8th कॉन्टिनेंट है, वो भी बन जाएगा आपके अफ्रीका और यूरोप के बीच में। ठीक है? तो ये रही इसकी बात। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एटम्स के बारे में, जो कि एक बेसिक यूनिट है पूरे यूनिवर्स की। और आपको बहुत प्राउड होगा ये जान के कि इसके बारे में सबसे पहले बताया था हमारे इंडियन ऋषियों ने, जिसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है, वो रहा है महर्षि कर्णड का। कौन थे ये? ये थे महर्षि कर्णड। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ का। आपको पता होगा हमारा जो
इंडिया की कल्चर और हेरिटेज थी, हमारी जो डाइवर्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। हम लोग साइंस हो, टेक हो और मतलब स्पिरिचुअलिटी हो, योगा का इंट्रोडक्शन इंडिया से हुआ तो हम लोग इतने ज़्यादा रिच थे अपने कल्चर में कि जो हमारी नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ थी, वो दे वर फार बेटर देन ऑक्सफोर्ड एंड एमआईटी। लेकिन चीज़ें वक़्त के साथ बदली और आज जो हैं हम, ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर मतलब चीज़ें वैसी नहीं हुई होती, तो आज हम एक सुपर पावर होते, ठीक है? चलो, चलो महर्षि कर्णेट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था इसमें। उन्होंने एक चीज़ बताई कि जो है ना पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एक चीज़ से बना हुआ है, हर चीज़ जो बनी हुई है वो बनी हुई है अणु से। अणु क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है? और उन्होंने इस यूनिट को बताया था 6th सेंचुरी में ही। 6th सेंचुरी में, आई थिंक 6th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर चल रहा था, आई थिंक सो, मैं कंफर्म नहीं हूँ। वहीं उन्होंने अणु के बारे में बता दिया था और उन्होंने बोला कि अणु जो होते हैं, ये जो बेसिकली अणु थे, ये जो थे बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स थे और ये एक साथ बन के फॉर्म करते थे परमाणु। परमाणु, आप लोगों ने परमाणु मूवी अगर देखी हो, परमाणु मूवी जो न्यूक्लियर बॉम्ब पर है, जो पोखरण रीजन में न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करा था और इंडिया फुली फ्लेश्ड न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। परमाणु, परम क्या होता है? ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, परम अणु। परम अणु, परम क्या होता है? परम मतलब एक्सट्रीम, ठीक है ना? परम एक्सट्रीम और अणु क्या हो गया? अणु हो गया पार्टिकल। अणु क्या है? पार्टिकल। और परम क्या हो गया? परम क्या हो गया? परम हो गया अल्टीमेट या एक्सट्रीम, परम सत्य। यानी कहते हैं ना परम सत्य, यानी अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ दिस यूनिवर्स। तो अल्टीमेट, अब इसके बारे में ये बात ठीक है चल गई, और लोगों ने इसके बारे में सोचा भी कि क्या कहते हैं इस तरीके से होता है, लेकिन कोई भी जो है आज की प्रेजेंट डे एटम के बारे में नहीं जानता था तब। उन्होंने इस तरीके से बोला और उन्होंने एक डिफाइन करी कि परमाणु एटम के बारे में, और वो बेसिकली एटम के बारे में ही कह रहे थे, लेकिन तब उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर एक ग्रीक जो है फिलोसोफर आया, उसका नाम था डेमोक्रिटस। ये भाई साहब थे डेमोक्रिटस, इनकी तो शक्ल ही ऐसे खतरनाक सी लग रही है। ये ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस, इन्होंने पहली बार 460 बीसी के अराउंड नाम दिया, किसे? 460 बीसी से लेके 370 बीसी के बीच में ये थे। उन्होंने नाम दिया था किसे? इसी परमाणु को एज एटम। उन्होंने बोला इसे एटम, ठीक है? उन्होंने बोला इसे एटम। जो उन्होंने बोला था कि एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। जैसे कहते हैं ना, आई एम इनसेपरेटेबल, इनविंसिबल, है ना, इस तरीके से इनडिविजिबल, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इस तरीके से उन्होंने बताया था। लेकिन इन्होंने अभी तक बताया ही था, इसका हमारे पास कोई तथ्य नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। पहले आती है थियरी। थियरी तो मैं भी दे सकता हूँ आज से 100 साल बाद की, लेकिन थ्योरी वो सही हो या नहीं, ये किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले आती है थ्योरी, देन आता है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। और ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी जो दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ निकलेगा। थ्योरी में तो बहुत चीज़ें कहते हैं हम लोग। जब मैथ्स में बनाते हैं इन सर्कल, सर्कम सर्कल बनाते हैं, तो इन सर्कल की हम थ्योरी में दे देते हैं कि इन सर्कल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। पर किसी का भी इन सर्कल इसलिए नहीं बन पाता कि बिल्कुल ही तीनों साइड टच कर दे। तो देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। थ्योरी तो हर कोई दे सकता है। तो पहली साइंटिफिक थ्योरी जिसने पहला जो साइंटिफिक थ्योरी जो उसने दी वो थे डाल्टन, जॉन डाल्टन। इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था जॉन डाल्टन के बारे में। तो इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे जो इन्होंने एटम के बारे में कहे, आइए उन्हें जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने इस एटम की, तो देखो इस तरीके से था, ये इस तरीके से बाहर घूम रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, और बीच में एक मास है इस तरीके से, है ना? इस बारे में उन्होंने कुछ बातें कही पोस्टुलेट्स में। आइए उनके पोस्टुलेट्स जान लेते हैं।
और ये देखो ये पोस्टुलेट्स हैं, पोस्टुलेट्स का मतलब है ये उन्होंने सिर्फ चीजें कही, ये प्रूव करके नहीं देखा उन्होंने, प्रूव करके नहीं देखा उन्होंने, सिर्फ उन्होंने बोला ऐसे, ऐसा कुछ होता है। ज़रूरी नहीं कि उनकी बातें सही निकली, और सही बात भी ये थी कि उनकी चीज़ें सही नहीं निकली, ये थ्योरी फेल हो गई, जो उनके पोस्टुलेट थे वो फेल हो गए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल है, लेकिन ऐसा नहीं था। एटम्स को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता था न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, ब्रेक डाउन किया गया। उसके बाद आपके अगर और फर्दर जाओगे ना आगे, तो और भी इनका भी डिवीज़न होता है, ठीक है? और आगे जाओगे तो इनका और भी डिवीज़न होता है। तो अब थ्योरी जान लेते हैं, इनके पोस्टुलेट जान लेते हैं। पहला पोस्टुलेट इन्होंने कहा था कि मैटर जो होता है, ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स से बनता है, जो कि जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। पहला पोस्टुलेट उन्होंने ये दिया कि मैटर जो होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से बनता है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। सेकंड, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर लगाया, कहा कि एटम्स जो होते हैं ना क्रिएट करे जा सकते हैं, क्रिएट भी नहीं हो सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते। सेकंड, उन्होंने तथ्य ये दिया कि ना क्रिएट करे जा सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय करे जा सकते हैं। कौन? एटम्स। थर्ड क्या दिया इन्होंने कि एटम्स जो होते हैं ये हर चीज में अलग अलग सेम होते हैं अपने आपस में। मतलब अगर सोडियम का एटम है, तो सोडियम का एटम जो है वो जितने भी एटम्स होंगे सोडियम के, वो सब एक जैसी रिजेंबल कर रहे होंगे, सबकी एक ही प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन वो एटम डिफरेंट डिफरेंट जो है एटम से डिफर करेगा। मतलब अगर सोडियम का एटम है और मैग्नीशियम का एटम है, दोनों तो डिफर करेंगे आपस में, पर ये अपने आप में सोडियम सोडियम ये दोनों एक जैसे होंगे। और चौथा पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि जो होते हैं एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं एक साथ, ताकि वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सके। इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। फिर पांचवा पोस्टुलेट क्या दिया इन्होंने, ये जो होते हैं ये जो कंबाइन करते भी हैं तो एक सिंपल रेशियो में करते हैं, सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। और लास्ट पोस्टुलेट दिया कि ये जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला। अब आगे की बात करें तो आगे क्या हुआ फिर। अब रिसर्च चल ही रही थी, लेकिन जो होता है बहुत चीजें इनकी गलत निकल आई, सिवाय किसके, इसके। बहुत चीजें इनकी गलत निकली, जैसे कि मैटर जो होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम नहीं, एटम डिविजिबल होते हैं, ना क्रिएट हो सकते, ना डिस्ट्रॉय हो सकते, नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की, ठीक है। उसके बाद ये वाली ये वाले पॉइंट्स हुए, इनमें भी कुछ ना कुछ एम्बिग्यूटीज निकली, कुछ एनॉमलीज निकली, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में बांट लेते हैं, ये वाली बात उनकी ठीक थी। अब क्या हुआ, अब लोग के जो है ना क्या होता है कि जब कोई थ्योरी देता है तो हर जना जो है ना, आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और आज से नहीं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हमेशा से चलता आ रहा है। कोई अगर कुछ करता है ना तो दूसरे को इसकी सक्सेस देखी नहीं जाती, हर जना चाहता है कि उसे उसका लेग पुलिंग करना। तो इसकी लेग पुलिंग करने के लिए भी बहुत लोग आए, लोगों ने इसे गलत प्रूव किया और अपने अपने तरीके से प्रूव करना चाहा। जिसमें एक इंसान कौन थे, एक इंसान थे इसके अंदर ये स्टोनी, और दूसरे इंसान थे इसमें फेराडे। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इनके बारे में भी जान लेते हैं। अब जो फेराडे थे, आपने पढ़ा होगा अगर फिजिक्स में माइकल फेराडे के बारे में, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है केमिस्ट्री के अंदर, माइकल फेराडे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन में। तो माइकल फेराडे ने जो है ये चीजें जो है समझाना चाहिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है। उन्होंने अराउंड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में उन्होंने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया।
जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पता चला। या मैं कहूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चले, ठीक है? उसके बाद आए ये स्टोनी। ये स्टोनी कौन थे? इन्होंने स्टोनी जो थे, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ का नाम दिया कि उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रॉन नाम की एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। लेकिन उसके बारे में सारी जानकारी किसने दी? वो सारी जानकारी हमें किससे मिली? किसने दी बताओ? इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? किससे मिली हमारे को सारी जानकारी बताओ? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में किसका रोल है? जे थॉमसन का रोल है। इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी किससे मिली हमारे को? जे थॉमसन से मिली। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उसके बाद और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, जैसे कि उसके बाद आए और भी लोग जैसे कि गोल्डस्टीन। इनके बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। गोल्डस्टीन ने हमें बताया किसके बारे में? गोल्डस्टीन ने हमें बताया किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन के बारे में? गोल्डस्टीन ने हमें किसके बारे में बताया? प्रोटॉन के बारे में। फिर आए चैडविक। उन्होंने किसके बारे में बताया? चैडविक ने बताया न्यूट्रॉन के बारे में। रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और स्मार्ट थे ये तो, लुक वाइज भी और वैसे भी। इन्होंने बताया हमारे को न्यूक्लियस के बारे में। इनका एक्सपेरिमेंट है बहुत फेमस, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है? जो इन्होंने अपने दो शिष्यों के साथ किया था, गीगर और मार्सडन। गीगर और मार्सडन, इनके साथ किया था इन्होंने। इसके बारे में पता चला। तो उसके बाद ये बात तो क्लियर हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम के। फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब, फंडामेंटल मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप में है। इन्हीं से एटम्स बना है। इतनी बात तब तक क्लियर हो गई थी। अब अब किस चीज़ की बात आई? अब बात करते हैं हम लोग एक एलिमेंट के बारे में। तो बेसिकली एक एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि मतलब जिसको ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं किसी भी सिंपल सब्सटेंस को। मतलब जैसे कार्बन है, तो कार्बन कार्बन ही है। कार्बन को तुम सोचो कि मैं फर्दर तोड़ दूंगा, तो कार्बन को फर्दर तोड़ना मुश्किल, डेवलप क्या कहते हैं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ठीक है? जबकि CO2 है, CO2 को तोड़ना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि CO2 एक एलिमेंट नहीं है, एक मॉलिक्यूल है। ऐसी एक एलिमेंट की डेफिनेशन दी गई। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट एक स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है, या फिर मैं कहूँ एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो कि वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो पूरा एक एलिमेंट शो करेगा। जैसे कार्बन है, कार्बन का सपोज करो ये एक एलिमेंट है, इसमें से मैं एक इतना सा टुकड़ा कार्बन का ले लूँ, सपोज करो, हाइपोथेटिकल केस बोल रहा हूँ, इतना सा कार्बन निकाल लूँ, तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी और इस पूरे एलिमेंट कार्बन की प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी। ये एक एटम है, क्या कहते हैं, कार्बन का, इसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी इस पूरे से। जैसे सपोज करो एक केक का टुकड़ा, अगर हमारे पास एक केक है और केक के हम लोगों ने इस तरीके से 4 पीस कर दिए, ठीक है? तो एक पीस केक का भी वही टेस्ट करेगा जो पूरा केक टेस्ट करेगा। अगर आपका केक जो है वो ट्रफल है, तो ट्रफल केक में एक जो आपका केक की स्लाइस होगी वो भी, उसका भी वही टेस्ट आ रहा होगा जो बाकी केक का आ रहा होगा, ठीक है? तो वही वाली बात है बस। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम के बारे में। यानी एटम जो है, हम लोगों ने एटम के बारे में जान लिया, अब एटम के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जानते हैं कि क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो योगदान रहा था ना, वो रहा था विलियम क्रुक का, जिनके ऊपर हम लोग जो यूज़ करते हैं क्रुक्स ट्यूब, वो यूज़ करते हैं। विलियम क्रुक्स का बहुत बड़ा रोल रहा था। विलियम क्रुक्स का किस तरह से रोल रहा? विलियम क्रुक्स जो थे एक ब्रिटिश थे, और उन्होंने कहा था कि जो गैसेज़ होती हैं हमारी, वो पुअर कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी का। गैसेज़ जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं।
लेकिन उन्होंने क्या कहा, अगर तुम 10,000 वोल्ट वाले पोटेंशियल दे दो, ठीक है, और एक कॉइल इंसर्ट कर दो और प्रेशर कर दो बिल्कुल ही मिनिमम, प्रेशर मिनिमम कर दो, यानी बिल्कुल वैक्यूम लाइक प्रेशर कर दो, प्रेशर मिनिमम कर दो, यानी सपोज करो प्रेशर कर दिया 0.01 mmHg, इतना प्रेशर कर दिया, ये नेग्लिजिबल प्रेशर है, इसका मतलब हो गया बिल्कुल नियर टू वैक्यूम, इतना प्रेशर कर दो और बहुत हाई पोटेंशियल दे दो, तो क्या कर जाती है इस टाइम पर, इस कंडीशन पर, ये गैसेस जो कि कंडक्ट नहीं कर रही थी, वो भी अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाती है, वो भी अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं वो भी। अब इससे क्या पता चला, इससे हम लोगों ने क्या उखाड़ लिया ऐसा, ये मालूम पड़ गया तो क्या, इससे क्या फर्क पड़ा, इससे ये पता चला कि जो गैसेस हैं, ये जो है, अगर हम लोगों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, जिस जो क्रुक्स ट्यूब था, उसमें ये गैसेस जो थी वो नेगेटिव टर्मिनल जो कि हमारा कैथोड था, वहां से चल के एनोड की तरफ आ रही थी, ये जो था नेगेटिव टर्मिनल से लेके इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ जा रही थी, क्या जा रहे थे, रेज जा रही थी, क्या जा रही थी, रेज जा रही थी, कहाँ से जा रही थी, नेगेटिव टर्मिनल से, कैथोड से लेके एनोड तक जा रही थी, इसलिए क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, इसलिए हमने इन रेस को नाम दे दिया कैथोड रेस। क्या नाम दे दिया इन्हें, इन्हें नाम दे दिया हम लोगों ने कैथोड रेस। अब इसमें किस तरीके से डायग्राम था इसका वो देख लेते हैं, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ एक आइडिया दिया था अपने ट्यूब से, असली काम किसने किया इन पे, असली काम किया था इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में जे जे थॉमसन ने, उन्होंने किया एक एक्सपेरिमेंट, किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इस तरीके से एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, जिससे हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं या सीआरटी ट्यूब भी कहते हैं, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये है सर विलियम क्रुक्स, जिनकी ये क्रुक्स ट्यूब थी, मैं दिखा देता हूँ तुम्हारे को किस तरीके से ट्यूब दिखती थी, ये है जे थॉमसन, ठीक है, देखो इस तरीके से ये ट्यूब थी डिस्चार्ज ट्यूब, इस यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके से बॉल लगाया ताकि इससे प्रेशर को मिनिमाइज कर सके, और यहाँ से ऐसे पोटेंशियल दे रहे हैं, और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस देखने को मिल रही है, किस तरीके से ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस देखने को मिल रही है, ठीक है, फ्लोरेसेंस देखने को मिल रही है, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस देखने को मिल रही है इस तरह, तो ठीक है ना, इस तरीके से जा रही है रेस, आपको यहाँ पे इस बैक एंड पे फ्लोरेसेंस देखने को मिल गई, ये होती है हमारी सीआरटी ट्यूब, सीआरटी ट्यूब असलियत में, लेकिन उन्होंने डायग्राम में किस तरीके से दिखाया, डायग्राम जान लेते हैं, देखो ये था डायग्राम, इस तरीके से उन्होंने इस रेस को दिखाया, अब इसमें क्या था, इसे मैंने बोला कि इसे क्या कहते हैं, सीआरटी ट्यूब, सीआरटी ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब या फिर डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, अब इसमें हुआ क्या वो जान लेते हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब हो गया इस तरीके से, अब इसमें क्या था, दो मेटल प्लेट्स लगी हुई हैं, ये देखो इस तरीके से दिख रही है और इस तरीके से दिख रही है, ये क्या थे, ये थे यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स थे, ये इलेक्ट्रोड्स किससे कनेक्टेड थे, एक बैटरी से कनेक्टेड थे, एक इंडक्शन कॉइल लगी हुई थी, नेगेटिव टर्मिनल था, नेगेटिव टर्मिनल क्या था, कैथोड था, पॉजिटिव टर्मिनल क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल हमारा एनोड था, यहाँ लगा था हमारे एक वैक्यूम पंप, ताकि ये सारी वैक्यूम खींच सके और प्रेशर को मिनिमाइज कर सके, 0.01 mm मरकरी का प्रेशर था, और यहाँ से क्या हुआ, जैसे हमने कॉइल लगाई, हमने पावर दी, इसे पोटेंशियल दी, कितनी 10,000 वोल्ट की पोटेंशियल दी हमने, तो किस क्या देखा हमने, ये नेगेटिव टर्मिनल से जो होती है रेज निकली और ये पॉजिटिव की तरफ गई, और इन रेज क्योंकि जब नेगेटिव टर्मिनल से निकली थी और कैथोड से निकली थी, तो हमने इन्हें नाम दे दिया कैथोड रेज, कैथोड रेज नाम दे दिया उन्होंने, ठीक है, क्या नाम दे दिया उन्होंने इसे, कैथोड रेज नाम दे दिया, ऐसे ही उन्होंने एनोड रेज की भी स्टडी करी, ठीक है, उसके बारे में भी बताते हैं, एक मिनट रुको, ठीक है, कैथोड रेज की स्टडी करी, अब पहली बात इन कैथोड रेज के बारे में जान लेते हैं कि कैथोड रेज के बारे में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे पहली बात तो ये थी कि ये जो थी, ये कैथोड से लेके एनोड तक गई, तो सबसे पहली बात तो ट्रैवल कहाँ से करी, ये ट्रैवल करी कैथोड टू एनोड, ये ट्रैवल करी, सेकेंड चीज थी, इन्होंने ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस करी, ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करी एनोड के पीछे, ठीक है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करी इन्होंने यहाँ पे, इस साइड पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं ग्रीनिश फ्लोरेसेंस को दिखाई अपनी, इस तरीके से यहाँ पे,
ठीक है, फ्लोरेसेंस दिखी हमें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हमारे को फ्लोरेसेंस दिखी हमारे एनोड के पीछे। उसके बाद तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज ये थी कि ये जो होती ये अफेक्ट हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट हो रही थी। और किस तरीके से अफेक्ट थी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इसी ने बताया हमारे को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैसे अफेक्ट हो रही थी। ये जो थी जा रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी टुवर्ड्स पॉजिटिव, और रिपेल हो रही थी टुवर्ड्स नेगेटिव। और अट्रैक्ट कौन होता है पॉजिटिव की तरफ? नेगेटिव वाला, क्योंकि सेम चार्जेस जो होते हैं रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह इंडक्शन कॉइल में क्या होगा? इंडक्शन कॉइल में टर्मिनल्स होंगे। इंडक्शन कॉइल में किस तरीके से टर्मिनल्स होंगे? सपोज करो इस तरीके से टर्मिनल्स है, तो ये जो थी ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव वाले की तरफ रिपेल हो रही थी और पॉजिटिव की तरफ क्या हो रही थी? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो इसका मतलब कैसी थी? नेगेटिवली चार्ज थी, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो ये सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन थी इसके अंदर की, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन थी। जब भी ऑब्जर्वेशन करने को आए तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जर्वेशन ने हमारे को बहुत चीजें क्लियर करी। उसके बाद इससे क्या क्लियर हो गया कि उनके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ये इनके पास। हमें ये नहीं पता था अभी भी कि इलेक्ट्रॉन है ये, हमें अभी कुछ नहीं पता, सिर्फ हम अभी मेयर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और अपना ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही का कंक्लूजन निकाल रहे हैं। हमें अभी की चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। जब तक एनोड की डिस्कवरी नहीं होगी तब तक हमारे को चीजें बिल्कुल ही क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। आगे सुनो, आगे क्या हुआ देखो, आगे दिखाता हूँ तुम्हारे को, आगे क्या हुआ देखो जी। ये हुआ आगे, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, कैसा है डिफ्लेक्शन, देखो ये रहा डिफ्लेक्शन। ये नेगेटिवली प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये क्या कर रही थी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ इंक्लाइन हो रही थी। ये क्या है? पॉजिटिव की तरफ इंक्लाइन कर रही थी। इंक्लाइन कर रही थी पॉजिटिव की तरफ, मतलब कैसी है ये नेगेटिवली चार्ज होंगी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये क्या कर रही है? यहाँ से रिपेल हो रही है ये, ठीक है। इस तरीके से कॉइल लगी हुई है, वही सेम सेम डायग्राम है वही, और इस तरीके से आ रही है, ठीक है। उसके बाद और प्रॉपर्टी बोलूं तो और प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी सुनो। फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि जब इसे जो होता है हार्ड मेटल टारगेट्स पर डाला, हार्ड टारगेट्स पर डाला, तो इन्होंने एक्स रेज प्रोड्यूस कर दी। एक्स रेज को क्या कहते हैं? एक्स रेज जो होती है डिस्कवर करी थी रोइंगटन ने, तो इन्हें रोइंगटन रेज भी कहते हैं। रोइंगटन को नोबेल प्राइज मिला था एक्स रेज के लिए, ठीक है। और सोचो, ये पेनिट्रेट कर रही थी मैटर को, पेनिट्रेट भी कर पा रही थी ये, ठीक है। उसके बाद छठी बात सुनो, ये आयनाइजेशन भी कर रही थी गैस का, आयनाइजेशन भी कर रही थी गैस का, आयनाइजेशन ऑफ गैस पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज, इनका चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज क्या होता है? ई बाई एम रेशियो, यानी ई क्या होता है? चार्ज, और अपन मास रेशियो। चार्जेस टू मास रेशियो की बात करें तो ये इनका सेम था, और कितना था वो? ये था 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। इनका चार्ज टू मास रेशियो सबके लिए सेम था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो होती है ये शेडो बना रही थी। अगर इनके पाथ में कोई भी रख दे, एक कुछ भी चीज रख दे, इस तरीके से कोई भी चीज रख दे, तो उसकी एक शेडो बना रही थी ये, ठीक है। तो इस सब को जान के थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन का इसमें कंट्रीब्यूशन था। तो इस सब को जान के थॉमसन ने क्या बोला इसके बारे में? थॉमसन ने बोला कि ये जो होती हैं इनके अंदर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो इन्हें मैं कहूंगा, इन चीजों को कहूंगा मैं इलेक्ट्रॉन्स। थॉमसन ने ये बोला कि मैं इन्हें कहूंगा इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कैसा, उसके बाद क्या बोला उसने? और मैं बता दूं तुम्हें, ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो था आइडिया किसने दे दिया था? इस नाम के लिए, इस नाम के लिए आइडिया दे दिया था स्टोनी ने, पर नाम रखा इसका किसने? ऑफिशियल थॉमसन ने, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा कि इन रेस का इंटीग्रल पार्ट है नेगेटिव चार्ज। ये रेस जो होती है वो इंटीग्रल पार्ट इनका नेगेटिव चार्ज ही है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? थर्ड चीज जो कंट्रीब्यूशन करी गई ई बाई एम से, वो यही कंट्रीब्यूशन करी गई कि इनका एक डेफिनेट मास और डेफिनेट मास और चार्ज होता है। और तो मैं बता दूं, मैं इनका इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, क्या कहते हैं, मास और चार्ज, बताओ कितना होता है मास और चार्ज? -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स,
ये होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये होता है क्या कहता है मास ऑफ किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज और बताऊं मैं अगर इसके बारे में, बताऊं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और इसका मास को अगर हम ऐसे बोलें तो 1/1837 टाइम्स होता है हाइड्रोजन के मास के। ठीक है, हाइड्रोजन के मास के 1/1837 टाइम्स होता है, जो कि वैल्यू आती है इतनी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे किया गया, ई से -1 यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में और सुपरस्क्रिप्ट में 0। ठीक है, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया गया। 0 का मतलब था उसका मास और -1 का मतलब था उसका चार्ज। ठीक है, इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद बात करते हैं कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम तो न्यूट्रल होता है क्योंकि इसके अंदर एटम के उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसके अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, न्यूट्रॉन है और बीच में कौन है, प्रोटॉन है। तो बीच वाला पार्ट किसका हो गया, पॉजिटिव, और बाहर होता है क्या कहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अगर वो न्यूट्रल है तो कोई अगर चीज़ इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव भी होनी चाहिए। ये इसी ने जो है डिस्कवरी करी एक और रेस की जिन्हें हम कहते हैं कनाल रेस, या फिर जिन्हें हम कहते हैं एनोड रेस। कैनाल और एनोड रेस की डिस्कवरी इसी चीज़ से हुई। ठीक है, कैनाल रेस या फिर एनोड रेस, जिसकी वजह से हमें क्या पता चला प्रोटॉन्स के बारे में। कैसे पता चला वो जान लेते हैं। देखो, ये थे गोल्डस्टीन, इनका कंट्रीब्यूशन है प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में। और प्रोटॉन्स ऑल्सो कहते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, उन्होंने देखा कि जो है ना कुछ रेस जो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो चल रही हैं, यानी कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ तो जा रही हैं, और वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं ये किसकी तरफ, वो हो रही हैं डिफ्लेक्ट जो है नेगेटिव से, और इनफेक्ट यानी डाइवर्ज कर रही हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव, यानी वो नेगेटिवली चार्ज है। उन्हें तो नाम दे दिया गया जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव रेस। लेकिन एक रेस जो होती है वो कैथोड रेस की डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रही थी इस तरीके से। ठीक है, एनोड से कैथोड कब जा रही थी, जब हमने एक परफोरेटेड जो है ना डिस्क लगा दी बीच में। परफोरेटेड का मतलब है, परफोरेटेड मैंने गलत बता दिया, चक्री से बना दी। परफोरेटेड का मतलब है छेददार, छलनी टाइप। इस तरीके से अगर मैंने छलनी बना दी, अगर उसमें से अगर डिस्चार्ज ट्यूब में एक छलनी लगा दी, तो कुछ रेस जो थी वो एनोड से कैथोड की तरफ भी जा रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन। इस कैसे जा रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा रही थी कुछ रेस। अब उन रेस के बारे में क्या कंक्लूजन हुआ, उस रेस को इन्होंने क्या कहा गया, क्योंकि वो कैनल से जा रही थी, कनाल से जा रही थी, इस तरीके से इनमें से पास हो रही थी वो रेस, इसलिए इनका नाम दे दिया कनाल रेस या फिर एनोड रेस, क्योंकि वो एनोड की तरफ से जा रही थी। ठीक है, अब इनके बारे में, इन रेस के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से इन रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका नाम दे दिया गया कैनाल रेस। ठीक है, कैनाल रेस दे दिया गया, और ये कैसी थी, परफोरेटेड थी। अब देखो, ये रहा डायग्राम, सबके डायग्राम साथ में है, चिंता नहीं करने का। ये था हमारा एनोड, नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर कैथोड, इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज कैथोड और पॉजिटिवली चार्ज एनोड। ठीक है, रेस किस तरफ से आ रही थी, नेगेटिव साइड से आ रही थी पॉजिटिव की तरफ के। कैसी आ रही थी, कैथोड रेज आ रही थी। लेकिन इनके साथ एक रेज और आ रही थी जो कि पॉजिटिव से ट्रेवल कर रही थी इस तरीके से नेगेटिव की तरफ। और ये कैसे ट्रेवल कर रही थी, एक परफोरेटेड कैथोड से। अगर हमने परफोरेटेड कैथोड रख लिया, यानी अगर हमारा कैथोड हमने कैसा रख लिया, छल्लीदार रख लिया, तो इस तरीके से कुछ रेस ट्रेवल भी कर रही थी एनोड से कैथोड की तरफ। कैसे ट्रेवल कर रही थी, एनोड टू कैथोड। कैसी रेस थी, पॉजिटिव रेस थी। ये कहाँ से आ रही थी, पॉजिटिव की तरफ से आ रही थी, इसलिए हमने नाम लिख लिया एनोड रेस। क्योंकि ये रेस कैनाल से पास कर रही थी परफोरेटेड से, तो इनका नाम रख दिया हमने कैनाल रेस। ठीक है, और क्योंकि ये रेस पॉजिटिवली चार्ज थी तो इन पार्टिकल्स को हम लोगों ने नाम दे दिया प्रोटॉन। किसने, मैं, हमने नहीं, हम का मतलब है गोल्डस्टीन।
ठीक है, इनका नाम दे दिया क्या, प्रोटॉन। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, ये तो पहली बात तो पॉजिटिवली चार्ज थी। उसके बाद ये प्रोटॉन्स की बात बदली। उसके बाद जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे इन्होंने अब इस तरीके से जिंक सल्फाइड स्क्रीन, अगर हमने यहाँ जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी इस तरीके से, हम लोगों ने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी जिंक सल्फाइड की बनी हुई, तो वहां पर यहाँ हमारे को क्या देखने को मिला, वहां हमारे को फ्लोरेसेंस देखने को मिली। इससे कहाँ पे, अगर हमने इस तरीके से यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, ZnS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, तो यहाँ पर हमारे को फ्लोरेसेंस देखने को मिली स्क्रीन में। ठीक है जी। उसके बाद ये वहां पर क्या था, ई बाई एम सेम था, यहाँ पर ई बाई एम डिफर करा, यहाँ ई बाई एम डिफर करा, गैस टू गैस। ठीक है, ई बाई एम यहाँ पे कैसा किया, डिफर किया। ये वाली बात याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद अब बात करते हैं प्रोटॉन्स के बारे में। अब इन रेस का नामकरण हो गया, उसके बाद इन रेस के जो पार्टिकल्स थे उन्हें प्रोटॉन नाम दिया गया। अब इन प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली चीज तो प्रोटॉन्स की यही प्रॉपर्टी है कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सेकेंड चीज, इनका चार्ज जो होगा वो क्या होगा, वही होगा 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, लेकिन कैसा, पॉजिटिव में। मास की बात करें तो इनका मास कितना होता है, 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये होता है इनका मास। ठीक है, तो याद रखना मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है, मास प्रोटॉन का ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाली बात याद रखना। अब आगे देखो, इसके आगे क्या है, ये देखो सबसे पहले तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, और जबकि इलेक्ट्रॉन को देखना तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, तो मतलब मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद इन्होंने और क्या कंक्लूड किया कि जो प्रोटॉन है वो सेंट्रल पार्ट में रहता है एटम के, यानी एक न्यूक्लियस नाम की एक चीज़ है उसके अंदर ये जो होता है प्रोटॉन रहता है। लेकिन अभी न्यूक्लियस के बारे में पता तो था नहीं, उन्होंने कहा सेंट्रल पार्ट में रहता है, किस तरीके से रहता है वो तो हमें पता नहीं था। अगर मैं फोटो पर जाऊं तो मैं, देखो इस तरीके से उन्होंने कंक्लूड कर दिया, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियस नाम की चीज़ तो पता ही नहीं थी हमारे को कि न्यूक्लियस नाम की चीज़ भी होती है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि सेंट्रल में एक पॉजिटिव पार्ट चीज़ रहती है और ये रहते हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन हमारे को न्यूक्लियस के बारे में जानकारी तो थी नहीं, इसके बारे में जानकारी किसने दी, बात तो यहाँ आ जाती है ना कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए, हमारे प्रोटॉन्स डिस्कवर हो गए, लेकिन हमारे को इसकी सब की जानकारी तो किसी ने दी नहीं थी। तो इसके लिए क्या आया हमारे पास, इसके लिए हमारे पास एक अंकल आए, उन अंकल का क्या नाम था, उन अंकल का नाम था थॉमसन अंकल। कौन आए, उसके लिए आए हमारे पास थॉमसन अंकल, थॉमसन अंकल, थॉमसन अंकल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक मॉडल दिया, जहाँ समय चल रहा था क्रिसमस का, क्रिसमस का समय था, क्रिसमस पर खाया जाता है क्रिसमस का प्लम केक, प्लम केक खाया जाता है क्रिसमस पे, एक रम केक भी होता है। तो उन्होंने उसी को नाम रखते हुए वो खा रहे थे वो ऐसे, और फिर सोच रहे थे, फिर उन्होंने सोचा कि एक मॉडल उन्हें जो है ना उसमें काजू पिस्ता बंधे हुए थे, जो है ना टूटी फ्रूटी वाली वो भरी हुई थी उसमें स्टफिंग, उन्होंने उसे खाया, और एक अपना उन्होंने इसे देख के मॉडल प्रपोज किया, जैसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया अरेंजमेंट की, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की इस तरीके से होती है एक एटम के अंदर, उन्होंने किया प्लम पुडिंग मॉडल। इसके कहते हैं थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर हम इसे कहते हैं वाटर पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं इसे, वाटरमेलन मॉडल। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस मॉडल के अकॉर्डिंग कहा कि जिस तरीके से प्लम की पुडिंग के अंदर, इस तरीके से जिस तरह से काजू बादाम इस तरह से भरे होते हैं, उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज भरा होता है एक पूल ऑफ, किसमें, एक पूल में भरा होता है इलेक्ट्रॉन्स के, इस तरीके से एक पूल में पॉजिटिव चार्ज भरे हुए होते हैं। यानी वाटरमेलन मोडिंग मॉडल में क्या होता है, जो एडिबल पार्ट होता है उसका जो सीड्स होते हैं, सीड्स को जैसे वाटरमेलन है तो वाटरमेलन में उन्होंने सीड्स को माना, क्या माना, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कंसिडर किया इसे प्लम पुडिंग मॉडल। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखो ये है प्लम पुडिंग मॉडल।
उन्होंने इसे क्या माना, उन्होंने माना कि इस तरीके से यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स, और ये वो किसका स्फेरिकल क्लाउड है, पॉजिटिव चार्ज का। इस तरीके से उन्होंने उसे माना। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा कि इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक पूल है इनका, ठीक है, पूल ऑफ पॉजिटिव चार्ज में क्या भरे हुए हैं हमारे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे जो है ना देख लेना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पूल है किसका, पॉजिटिव चार्ज का, और उसमें क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। आइए इस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि एटम क्या होता है। एटम एक पूल है इस तरीके का पॉजिटिव चार्ज का, जिसके अंदर ऐसे नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ये एज जो है ड्राई फ्रूट्स इन पुडिंग या फिर एज सीड्स इन वाटरमेलन, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज लगे हुए होते हैं एक वाटरमेलन के अंदर या फिर एक पुडिंग के अंदर। ठीक है, उन्होंने उसके बाद क्या कहा, उन्होंने सेकंड पॉइंट इसमें कहा कि जिस तरीके से जितने पॉजिटिव चार्ज लगे होंगे उतने ही सीड्स के नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये उनके अकॉर्डिंग कंक्लूड किया गया कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हो का पूल होगा उतने ही नेगेटिव चार्ज के सीड्स होंगे। थर्ड उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि मास जो होगा एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्म होगा वो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देखो ना, जितने पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्प्रेड है, हर जगह स्प्रेड करे हुए हैं। जिस तरह से तुम गार्निश करते हो ना, बिल्कुल इवनली स्प्रेड करी हुई गार्निश्ड है। इस तरीके से हमारा प्लम पुडिंग मॉडल होता है, ऐसा उन्होंने कहा। इस सब की जानकारी लेके हमारे को इस तरह के मॉडल की डिपिक्शन आ गई थी। अभी हमारा मॉडल कंप्लीट नहीं था, अभी हमारे को इस तरीके से मॉडल की आइडिया लग गया था हमारे को कि इस तरीके से हमारा अंदर ये प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में अभी बता रहा हूँ, न्यूट्रॉन होंगे, ये प्रोटॉन होंगे, और जो है ना घूम कौन रहा होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। लेकिन इसके लिए कौन सा मॉडल आएगा, इसके लिए मॉडल आएगा रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड का मॉडल आएगा। तब हम बात करेंगे इसके बारे में और फिर इसके ड्रॉबैक भी जानेंगे। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन अभी इसके ड्रॉबैक क्या होंगे वो भी जानेंगे इसके, और इस मॉडल ने क्या कहा था एग्जैक्टली वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्कवरी किसकी, डिस्कवरी न्यूक्लियस की, कहानी न्यूक्लियस की। एक थे रदरफोर्ड भाई साहब, ये स्मार्ट से लग रहे हैं ना, और ये थे उनके दो शिष्य, गीगर और मार्सडन। ये थे गीगर भाई साहब और ये थे मार्सडन जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। इसे कहते हैं हम अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस करी, जिसका नाम है अल्फा स्कैटरिंग न्यूक्लियस जो है द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड जो थे वो न्यूजीलैंड के थे, और उन्होंने जो है वो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, इस तरीके से He2 4, ये इस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बताया कि किस तरीके से वो बहुत ही थिन प्लेट, एक बहुत ही थिन शीट ले लिया हमने गोल्ड फॉइल की, उससे उन्होंने उसे क्या किया, उस पर उन्होंने स्ट्राइक करवाए क्या, अल्फा पार्टिकल्स। उसके बाद गोल्ड को सेलेक्ट किया कि गोल्ड बहुत ही ज़्यादा मैलेबल मेटल है, उसे बहुत ही पतली-पतली शीट्स में निकाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने चूज़ किया। उसके बाद उन्होंने पास कराए ये वाले क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स उस शीट से He2 4 इस तरीके से पास कराया उससे। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे-सीधे निकल गए, यानी ये जो शील्ड थी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स इस तरीके से सीधे-सीधे चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, देखो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, बहुत ही कम, कुछ मतलब बहुत ही कम। और ना के मुकाबले मतलब क्या कहते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम थी, इस तरीके से पार्टिकल्स इक्का दुक्का अपने पाथ को रिट्रेस कर लिए। देखो ये इस तरह से यहाँ से गया और ये इस तरीके से इसी रूट पर ये वापस आ गए। तो क्या किया इन्होंने, रिट्रेस कर लिया अपना पाथ, गए और वापस आ गए। ये इन्होंने ये, और ये किसने थे, 1/1000 टाइम्स, मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी थी इसकी, 0 पॉइंट इतनी 00 इतने प्रोबेबिलिटी थी कि वो अपना पाथ रिट्रेस कर ले। तो देखो यहाँ से उन्होंने बीम निकाली अल्फा पार्टिकल्स की, इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स आए इस तरफ। अल्फा पार्टिकल्स क्या था, He2 4, इस तरीके से हीलियम न्यूक्लियस से ये आए, और यहाँ पर गोल्ड की फॉइल लगी हुई है इतनी पतली सी, और इस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया, गोल्ड की फॉइल लगी हुई है ये, और इस तरीके से उन्होंने स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब
इसके कंक्लूजन्स क्या निकले, मतलब इस तरीके से सीधे चले गए, इसका क्या मतलब है, डिफ्लेक्ट कर गया इसका क्या मतलब है, और रिट्रेस कर गया इसका क्या मतलब है। आइए उन्हें जान लेते हैं कि इस सब का मतलब क्या था और इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहली जो चीज़ थी, उन्होंने इस मॉडल को नाम दिया रदरफोर्ड मॉडल। वही जो मैंने अभी बताया तुमसे, रदरफोर्ड का मॉडल। इन्होंने इस ऐसा क्या किया इस मॉडल के बारे में, आइए उस बात को जान लेते हैं। पहली बात तो ये सीधे-सीधे निकल गए। सीधे-सीधे निकलने का मतलब है उन्होंने ऐसा कंक्लूड किया कि इसके अंदर एटम के अंदर लार्ज स्पेस जो है वो खाली है, एम्प्टी है। एटम अंदर से खोखला है, एम्प्टी है। क्योंकि भई क्या कहते हैं, कुछ पार्टिकल्स तो वो ऐसे कर गए ना, बिल्कुल सीधे से निकल गए अंदर ही, उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्जलेस है, मतलब खाली पड़ा हुआ है, एम्प्टी है। क्योंकि इसी वजह से पार्टिकल सीधे से निकल गए। सेकंड चीज़ थी, कुछ पार्टिकल्स जो थे वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट करे गए। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर कोई ना कोई यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कुछ पॉजिटिव चीज़ है जो कि इन्हें क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं और यहाँ से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डिफ्लेक्ट कब होगा, जब चार्ज वैसा ही होगा। तो अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज बैठा गया है, एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है जो कि इन पार्टिकल्स को अंदर घुसने जो है घुसने नहीं दे रहा, वो इन्हें डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बीच के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पर सारा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। मास कॉन्सेंट्रेटेड क्यों कहा उन्होंने, मास कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ इसी पोर्शन में वो पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे, बाकी पोर्शन में तो सीधे-सीधे निकल रहे थे। तो यानी पॉजिटिव मास है बीच में और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है बीच में ही, कहीं इधर-उधर नहीं जा रहा वो मास। ठीक है? और इस जगह को उन्होंने कहा न्यूक्लियस। ये जगह है न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है? और ये जो होता है, ये ही जो है इसका डेंसेस्ट पार्ट है एटम के अंदर, एटम का डेंसेस्ट पार्ट है, यहीं पर सारी डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड है। और थर्ड चीज़, क्योंकि क्या कहते हैं, जो आपके वो हैं न्यूक्लियस है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है बिल्कुल सेंटर में। तो न्यूक्लियस का साइज़ उन्होंने कंक्लूड किया कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर्ड टू साइज़ ऑफ एटम। अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस की रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर की, जबकि एटम की होती है 10⁻⁻10 मीटर की। इतना छोटा है। ठीक है? न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ही कम है एटम के साइज़ के कंपैरिज़न में। थर्ड चीज़ उन्होंने ये कंक्लूड करी। और क्या कंक्लूड किया उन्होंने? और क्या कंक्लूड किया वो देखते हैं, 1 मिनट रुको। और क्या कंक्लूड किया? और ये कंक्लूड किया उन्होंने, चौथा नंबर का पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन ऑर्बिट्स। ये उन्होंने अपने मॉडल से कंक्लूड किया। फिफ्थ पॉइंट क्या कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने कहा कि क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो न्यूक्लियस एज एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये बात तो कोई नई नहीं थी, ये बात तो थॉमसन ने भी बता दी थी प्लम पुडिंग मॉडल से, कि जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर है एट न्यूक्लियस में, उतना ही बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है जी। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से होल्ड करे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, ये बैलेंस करी हुई है पॉजिटिवली चार्ज से। यानी पॉजिटिव की जो फोर्स है वो बैलेंस कराई हुई है नेगेटिव की फोर्स ने। जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इनवर्ट जो फोर्स लगती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस्ड है, जो कि एक सूडो फोर्स होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बैलेंस आउट करी हुई हैं, इसलिए वो जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ डिक्लेयर करी गई। अब उन्होंने एक तरीके से ये इसे कैसे बता दिया, ये एक तरीके से उनकी इमेजिनेशन थी सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, कि एक सन होता है और सन के अराउंड ये सन होता है और सन के अराउंड इस तरीके से ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यहाँ पर मरकरी, फिर सेकंड में अर्थ, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उन्होंने तो सोलर सिस्टम जैसी अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी। ये तो सोलर सिस्टम जैसा लग रहा था कि बिल्कुल सोलर सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल सोलर सिस्टम जैसी ऑब्जर्वेशन दे दी उन्होंने, और ये मॉडल फेल हो गया। ठीक है? देखो, इस तरीके से था, तो इन्होंने किस तरीके से ऑब्जर्वेशन दी थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सोलर सिस्टम की ऑब्जर्वेशन होती है, कि बीच में एक एक सन है, यहाँ पर एक सन है,
और यहाँ पे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। लेकिन इस मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है? इस मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला ड्रॉबैक इस मॉडल का क्या था, वो जान लेते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक इस मॉडल का ये था कि जब एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, ये जो है कुछ नियमों को तोड़ रहा था मैकेनिक्स के। कैसे? कि एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, हमें पता है कोई भी मशीन जो है 100% एफिशिएंट नहीं होती। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, उसके अंदर एनर्जी है और वो गोल 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 घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा ना, एनर्जी रेडिएट करेगा। वो एनर्जी लूज करेगा ऐसा थोड़ी है, जो एनर्जी पहले बची है वही 100 साल बाद भी बचेगी किसी में। वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी खत्म होगी। एनर्जी खत्म होगी तो वो क्या कर सकता है, वो जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जो ऐसे 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 घूमे जा रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो घूमते घूमते थक गया बेचारा, रेस्ट लेने के लिए बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर समा गया तो। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बार बार घूम रहा है और इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर वो गिर गया तो, ठीक है? इससे तो टोटल कोलैप्स हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट फोटो में दिखाऊं तो देखो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है 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 और वो इस तरीके से क्या कहते हैं अंदर गया और ये इसमें गिर गया तो, क्योंकि वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी। इसका उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन कह रहा था भाई इसका मुझे कुछ नहीं पता, तो इसकी वजह से उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया इसके बारे में। उसके बाद एटम जो है वो इनके अकॉर्डिंग तो अनस्टेबल था एटम, अनस्टेबिलिटी है एटम के अंदर इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद इस अनस्टेबिलिटी का उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया कि ये अनस्टेबिलिटी क्यों है। और भी फैक्टर्स होते हैं लेकिन उन्होंने इस चीज़ का कोई रीज़न नहीं दिया था। एक रीज़न ये भी होता है कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ही बता पाया था, ये भी रीज़न होते हैं, ये आपको 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो क्या कहते हैं वो रीज़न इसका भी नहीं दे पाया था, ठीक है? इसका रीज़न नहीं दे पाया था। तो इसलिए ये मॉडल भी फेल हो गया। इसके बाद जो मॉडल आया वो था बोहर का मॉडल, बोहर मॉडल। बोहर का मॉडल आया था, ठीक है? और बोहर के मॉडल के बाद हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आज हम लोग एटम्स के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है। आज हम लोग बोहर के मॉडल पर खत्म करेंगे और उसके बाद जेम्स चैडविक का करके खत्म करेंगे। तो बोहर क्या था, 1913 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बोर, नील बोर, ठीक है? इन्होंने अपना मॉडल दिया जो कि डैनिश थे, ठीक है? इन्होंने अपना मॉडल दिया जिसे कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। इसमें उन्होंने जो इसकी कमियां थी, किसकी, इस वाले मॉडल की, पुराने मॉडल की, उसे ओवरकम किया। उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में बताया, सबसे पहले तो स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि क्यों नहीं गिर रहा है वो अंदर, कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा, उसका भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। लेकिन ये मॉडल भी फेल हो गया था। उसके आगे समरफील्ड मॉडल आया, उसके बाद जो है आपका आगे भी मॉडल्स आए, आपका क्वांटम मॉडल आया, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो इसके बाद भी मॉडल आया। आज जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो क्वांटम मॉडल है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके बाद अभी तक कोई मॉडल नहीं आया क्वांटम मॉडल। समरफील्ड मॉडल भी फेल हो गया था, उसके बाद क्वांटम मॉडल आया है जो आजकल रिकग्नाइज्ड, उस सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग लास्ट करेंगे अपना बोहर मॉडल का। बोहर के मॉडल ने क्या बोला, बोहर के मॉडल ने सबसे पहली बात बोली कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस में के अराउंड, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में है। पहली बात तो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में है वो, ये नहीं है कि चलते फिरते टहलने निकल गए और क्या कहते हैं दूसरे के ऑर्बिट में घुस गए। तो हर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में है जिनकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, हर ऑर्बिट की भी एनर्जी फिक्स्ड है। उसने कहा कि एनर्जी फिक्स्ड है हर ऑर्बिट की, ये नहीं है कि चलते फिरते टहलते हुए किसी के भी ऑर्बिट में घुस गए। सेकंड है, उन्होंने कहा कि ये जो है ना एनर्जी लूज करने की बात कर रहे हो, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है तो ना वो लूज करता है एनर्जी को और ना वो रेडिएट करता और ना वो गेन करता है एनर्जी को। रेडिएट तो मतलब लूज कर नहीं हो गया, ना वो लूज करता है एनर्जी को और ना वो गेन करता है एनर्जी को। उसने बताया ऐसे, ना वो गेन करता और ना वो लूज करता है एनर्जी, ठीक है? ये बात बताई उसने। थर्ड चीज क्या बताई उसने कि अगर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वैसे तो वो अपने आप से कोई एनर्जी लूज या गेन नहीं करता, लेकिन अगर उसे एनर्जी दे दी जाए, अगर मैं उसे एनर्जी दे दूं,
तो वो जंप करके दूसरे ऑर्बिट में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल। यानी अगर आप 11th क्लास में पढ़ोगे 5 तरह के एनर्जी लेवल होते हैं, बावन पास्चर जो है ना, लाइमन बार्मा पास्चर, ब्रैकेट, फंड। तो इस तरीके से होते हैं। तो क्या करता है वो, अगर हमने वैसे तो एनर्जी गेन नहीं करता, लेकिन अगर हम एक एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो वो दूसरे में भी जंप करके आ सकता है। तब उसको एनर्जी इस तरीके से बटी हुई है। सबसे नीचे वाली होती है जीरो, एन इक्वल टू जीरो, और ये 1 2 3 4 इस तरीके से एनर्जी लेवल्स होते हैं। सपोज करो अगर हम इसे एनर्जी दे दें तो वो ऊपर से नीचे भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, और नीचे से ऊपर इस तरीके से भी जा सकता है। ठीक है, और इसलिए इन्हें कहते हैं हम एनर्जी लेवल्स। ठीक है, इसलिए इन्हें कहते हैं एनर्जी लेवल्स। समझ में आई? और इन लेवल्स को हम लोगों ने किस तरीके से नाम दे दिया, इस तरीके इन एनर्जी के लेवल्स को हमने नाम दे दिया शेल का, के एल एम एन, इस तरीके से हमने इन शेल्स का नाम दे दिया। आइए देखते हैं। ये है नील बोर, और ये देखो ये है एनर्जी लेवल्स। अगर जंप करके अगर दूसरे में जाएगा तो ये है एनर्जी लेवल। जो सबसे पास होता है न्यूक्लियस के वो होता है के शेल, फिर आता है एल एम एन ओ पी, इस तरीके से आपके आ जाते हैं शेल्स। ठीक है, इस तरीके से आ जाते हैं आपके एनर्जी शेल्स। ठीक है, और जैसे जैसे शेल दूर होते जाते हैं वैसी वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। यानी जो के शेल है, के शेल की सबसे लीस्ट एनर्जी होगी, के शेल की सबसे लीस्ट एनर्जी होगी। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है जो कि है डिस्कवरी। एक मिनट रुको, जेम्स चैडविक की फोटो कहाँ गई? एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ मैं। चैडविक की फोटो लगाई तो थी, चैडविक कहाँ गए? चलो चैडविक अंकल खो गए, कल अगली क्लास में दिखा देंगे चैडविक अंकल को। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने, ठीक है, ये जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इसमें क्या था कि हमारे को क्या पता था कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल था। जो मास था वो प्रोटॉन की वजह से ही था, लेकिन बैलेंस कैसे बैठता? तो इसके लिए जो था वो आया, न्यूट्रॉन के बारे में पता चला किस कौन सी ईयर में, 1932 में। किसके बारे में पता चला हमारे को? न्यूट्रॉन के बारे में पता चला, जब बम्बार्डमेंट हुआ था। न्यूट्रॉन के बारे में पता चला कब? जब उन्होंने बेरिलियम के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के न्यूक्लियस पर बम्बार्ड किया गया, यानी अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम न्यूक्लियस 24, इसे बम्बार्ड किया गया बेरिलियम के न्यूक्लियस पर। तो क्या बना हमारे पास? ये हमारे पास कार्बन बन गया, साथ ही में हमारे न्यूट्रॉन रिलीज हो गया। ये होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये होता है न्यूट्रॉन। ये कैसा पार्टिकल था? ये एक न्यूट्रल पार्टिकल था, यानी ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं वो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ये तो बस बेचारा न्यूट्रॉन बैठा हुआ है। ठीक है, 1 क्या है इसका मास, 0 क्या है इसका चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल है तो चार्ज नहीं होगा। 1.6 अगेन वही 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्स, वही हो गई इसका चार्ज। बाकी बात करें इसके मास की, तो वो मास कितना हो गया? वही 1.676 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ये हो गया इसका मास। और क्योंकि ये जो है इसका कोई वो नहीं है चार्ज, मतलब क्या कहते हैं, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स कैसे हो गए? पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूट्रॉन्स कैसे हो गए हमारे? न्यूट्रॉन्स कैसे हो गए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और मैं बता दूं अगर आपको कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स वो ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स। ये 1.67 1.602 होता है शायद, और 1.675 होता है, 1.676 सॉरी, 1.676 होता है। ये हल्का सा ज़्यादा होता है। और फिर लास्ट में आता है मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 होता है। ये इंटू 10 के पावर माइनस 27 होते हैं, माइनस 27। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू देख लेना। जो 1.676 होता है ये 9.1 समथिंग होता है, ये 1.60 समथिंग होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देख लेना, इस तरीके से होते हैं ये। ठीक है, अब
रहेगा ही एक चीज़ और, जिसे कहते हैं मॉडर्न थ्योरी, वो सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गीगर मासिम के बारे में मैंने आपको बता दी, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बता दिया, रेडिएट करके एनर्जी नील बोर के बारे में बता दिया, इतना सब कुछ मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। एटम्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में जानेंगे, मास नंबर, एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे। फिर हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट जो कि हमारी केमिकल रिएक्शंस, ओ सॉरी केमिकल बॉन्डिंग वाला। थैंक यू वेरी मच।